सबसे पहले मैं तुमसे ओवरऑल की कुछ कुछ बातें करना चाहता हूं अभी तक की, ठीक है क्या? तो जो बच्चे बाद में आए उनके लिए भी और ओवरऑल भी, ठीक है क्या? ये आपका पूरा सिलेबस है CAFM का, यानी कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, CAFM बोलेंगे हम इसको। इसके ये पूरा सिलेबस है। कितने चैप्टर देख सकते हो टोटल? 10 प्लस, सॉरी पूरा 19, मुझे लगा 1 से चालू है फिर से। तो टोटल कितने हैं बेटा? 19। तो 10 है आपके कॉर्पोरेट के, 10 है आपके कॉर्पोरेट के और 9 है आपके किसके बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। कॉर्पोरेट आपका कितने मार्क्स का है? 60। फाइनेंशियल आपका कितने मार्क्स का है? 40। क्लियर है क्या? ये आपका बाइफर्केशन उन्होंने किया हुआ है। सबसे पहले मुझे बताओ कौन कौन से चैप्टर अपने हो गए हैं, ठीक है क्या? यहाँ पे आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लिया है और आपने क्या पढ़ लिया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लिया है, राइट? यहाँ पे आपने क्या पढ़ लिया है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। 3 चैप्टर्स आपके हो गए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स के सिलेबस को देखते हो ना ओवरऑल, तो मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालना, कंपाउंडिंग एनुअली, कंपाउंडिंग सेमी, तुम लोग ने नहीं पढ़ा है। तो कुछ बच्चे लेट आए थे, कुछ बच्चे जो पहले आए थे उनको मैंने पढ़ा दिया है। क्या बात समझ में आ रही है? करा देंगे उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 चैप्टर्स आपके हो गए हैं, ठीक है क्या? मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप कॉर्पोरेट का सिलेबस देखो तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये मत सोचना कि सिर्फ प्रैक्टिकल आएंगे, आपको क्लियरली देख के समझ में आएगा कि बहुत कुछ थ्योरी आने वाली है। जो चैप्टर नंबर 1 है, कौन सा? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। दूसरा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग किया था क्या अपन ने? नहीं किया। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये सब क्या है? प्योर थ्योरी। क्या बात समझ में आ रही है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है, पर इसकी थ्योरी भी काफी सारा आती है। तो पहला चैप्टर प्योर थ्योरी, दूसरा चैप्टर प्योर थ्योरी, तीसरा चैप्टर पार्टली थ्योरी पार्टली प्रैक्टिकल, चौथा, पांचवा, छठवा, इन सब में जैसे अपन शेयर कैपिटल की बात करते आओ। सबसे पहले तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में बच्चे बोलते कुछ कुछ छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ मैं तुमको पहले ही बता देता हूं, बायबैक छूटा हुआ है। बायबैक की थ्योरी हो गई है तुम्हारी कंपनी लॉ के अंदर, तो मुझे बस उसके तुमको क्या कराने? प्रैक्टिकल्स कराने। ये मैंने जानबूझकर छोड़ा हुआ है, तो ये मत सोचो कि छूट गया, ये मैं कराऊंगा, मेरे कंसर्न में है। तो जैसे जैसे मैं सिलेबस आगे बढ़ाऊंगा आपको बायबैक में कराऊंगा। अच्छा, अगर कोई बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे पुरानी, तो उनको एक कॉन्सेप्ट की और रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और CRR। इसकी रिकॉर्डिंग एक्चुअली में करप्ट हो गई है। इसकी रिकॉर्डिंग क्या हो गई है? करप्ट हो गई है। तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बाद में जाके, उनको ये चैप्टर नहीं मिल रहा है। तो बायबैक चैप्टर टॉपिक, अच्छा रिडम्पशन में फिर से नहीं कराऊंगा, वो मैं क्लास में करा चुका हूं, उसकी मैं अलग से रिकॉर्डिंग बना के एक डाल दूंगा कि अगर कोई पहले पुराना बैकलॉग कवर करने के लिए देखता है तो वो देख सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? उसके पहले आप एक बार देख सकते हैं डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉरफीचर, री इशू ऑफ शेयर, सारी चीजें हो गई हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। ईसॉप, बोनस, स्वेट इक्विटी, राइट शेयर्स, मेनली इसकी थ्योरी आती है। मेनली इसकी क्या आती है? थ्योरी, जो आप कंपनी लॉ में पढ़ चुके हो। याद रखना, कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 3 सब्जेक्ट तुम्हारे कवर करेगा तुम्हारे फाइनल एग्जाम में। कंपनी लॉ अपने आप में एक सब्जेक्ट होगा, सेटिंग अप में बहुत सारा तुम्हारा क्या होगा? कंपनी लॉ होगा। इवन कॉर्पोरेट अकाउंट्स में तुम्हारा बहुत कुछ क्या होगा? कंपनी लॉ होगा जी। अगर कॉर्पोरेट अकाउंट में बोल देता है बायबैक की कंडीशंस बताओ, तो बायबैक की कंडीशन तुमने कंपनी लॉ पढ़ रखी है ना, सेम पूरा सेक्शन नंबर तुमको क्या करना है? कोट करना है। आ रही बात समझ में? वो बोलता है राइट इश्यूज की कंडीशन बताओ, तो तुमको सेम क्या करना है? कंपनी लॉ का लिखना है। बात समझ में आ रही है? मैं आगे चल के जब सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तुम्हारा कंपनी लॉ का भी और इसका भी, हम तुमको क्या करेंगे? एक कॉमन टॉपिक्स बना के देंगे कि ये कंपनी लॉ में भी आता है, सेटिंग अप में भी आता है और इसमें भी आता है। वो एकदम हॉट टॉपिक्स हो जाते हैं। वो हॉट टॉपिक्स क्यों जाते हैं? अगर वो पढ़ लिए तो 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो रहे हैं। याद रखना, एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई पता है कैसी होती है? चेन टाइप से होती है। चेन टाइप से मतलब यहां का रेफरेंस वहां, वहां का रेफरेंस यहां। अगर इंटर रेफरेंस लेके पढ़ोगे तो तुमको बड़ा मजा आएगा, तुम्हें कभी भी पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी और हेडेक नहीं लगेगा। मतलब कंपनी लॉ में कोई बात पढ़ चुके हो, फिर से सेटिंग अप में अगर तुम या फिर से इसमें कॉर्पोरेट में आके तुम एकदम तिनका तिनका करके पढ़ोगे तो मजा नहीं है। वहां पढ़ चुके हो, वापस से उस बुक में जाओ, वहां का रेफरेंस पढ़ो, यहां रीड करो, पूरी बातें सेम है, तो यहां पे गोला मार दो और लिख दो रीड कंपनी लॉ बुक पेज नंबर दिस। इससे क्या होगा? जब तुम कंपनी लॉ की बुक में लिख दो क्या, ये सेम टॉपिक कहां आता है? कॉर्पोरेट अकाउंट्स चैप्टर 4 पेज नंबर दिस। अब जैसे तुमने वो पढ़ा, तुरंत तुमने क्या कर लिया? कॉर्पोरेट अकाउंट्स की वो बुक भी खोल ली और सामने में क्या कर दी? क्रॉस रेफरेंसिंग कर दी। फिर जो मजा आएगा, जो याद रहेगा, उसका लेवल बहुत अलग रहने वाला है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इस चैप्टर में बायबैक बचा हुआ है ना, ये मैं आपको कराऊंगा, ये मेरी लिस्ट में है। हाँ या ना फटाफट बोलो। हम कर रहे थे, हमने अगला चैप्टर कौन सा किया है? डिबेंचर्स।
अगर मॉड्यूल में नहीं है तो नहीं करने हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो वही वाली बात है, मैं पहले ही बता चुका हूं, पहली बार एग्जाम हो रहा है, हमें नहीं पता क्या आने वाला है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। मॉड्यूल में पूरी कवर कराऊंगा, मॉड्यूल पूरी कवर कराने के बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे तुमने बोला ईसॉप, भैया ईसॉप की थ्योरी पढ़ ली, मॉड्यूल में उसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, मैं अलग से क्वेश्चन लाके करा दूंगा। लेकिन अगर मैं अभी से एक्स्ट्रा पढ़ाने जाऊंगा तो मेन सिलेबस पीछे छूटता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहली टारगेट हम क्या करेंगे? मॉड्यूल। फिर स्कैनर, स्कैनर में भी पिछले 5-7 सालों के, उसमें भी ईसॉप के कोई क्वेश्चन अपने को नहीं थे, तो अपन ने नहीं किया। बात समझ में नहीं? ईसॉप के तो मैंने कराया भी है शायद से ना, हाँ। स्वेट इक्विटी के नहीं है, स्वेट इक्विटी के नहीं है तो नहीं कराएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? हम स्कैनर और मॉड्यूल लेके चलेंगे, विच इज मोर देन सफिशिएंट। मेरे हिसाब से आप आराम से फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होगे। बात समझ में आ रही है? सिर्फ आप अगर उतना मैनेज करके चलोगे तो। हाँ या ना फटाफट बोलो, ठीक है क्या? तो शेयर कैपिटल डिबेंचर्स अपना खत्म होने वाला हो जाएगा, खत्म 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं थोड़ा सा अब इसमें अकाउंट्स में आगे बढ़ूंगा, फाइनेंस को फिर मैं थोड़े दिन बाद कवर कराऊंगा, ताकि जिनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह छूटा हुआ है वो साथ में कवर हो जाए। क्लियर है क्या? हाँ या ना फटाफट बोल दो, चल जाएगा क्या? चलिए, कॉस्ट ऑफ, ठीक है, अपन देखते हैं। पहले अपन थोड़ी सी रिदम बना लिया अकाउंट्स की, फिर फाइनेंस की तरफ अपन झांकेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। आइए अपन वापस बढ़ते हैं अपने डिबेंचर्स चैप्टर की तरफ। कौन से बुक, कहां तक पहुंच गए थे अपन बताओ? क्वेश्चन किया था अपन ने टीडीएस वाला, डिबेंचर इंटरेस्ट टीडीएस अपन ने कर लिया था ना। चलो, 2 थ्योरी लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं उसको। एक होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एक क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। दूसरा होता है अक्रूड इंटरेस्ट। एक होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और एक होता है अक्रूड इंटरेस्ट। इसको अकाउंट्स की भाषा में समझना बड़ा आसान है, ठीक है क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी और अक्रूड इंटरेस्ट भी। लेकिन जब इसको लॉ की भाषा में देखो कैसे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, और इसको क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। तो पहले अपना बेस अकाउंट्स के वर्ड से हम बनाएंगे, यानी कौन कौन से वर्ड से? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और अक्रूड इंटरेस्ट। मुझे बताओ क्या समझ में आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और अक्रूड इंटरेस्ट से? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया इंटरेस्ट ड्यू हो गया पर मैंने पे नहीं किया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया पर मैंने पे नहीं किया, ये कौन सा हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मेरे ऊपर लायबिलिटी है कि मुझे इसको पे करना बचा है। अब बात समझ में आ रही है? तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट मेरे को ड्यू हो गया है, मैंने पे करना है। हाँ या ना फटाफट बोलो। दूसरा क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट। मतलब क्या है? नहीं, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इसका मतलब पे नहीं किया है। अक्रूड का मतलब तो क्या होता है? हो गया है, कमा लिया है, लेकिन ड्यू नहीं हुआ है। ये थोड़ी अलग सी बात है, सुनना जहां। कैसे होगा बताओ, क्या होगा? नहीं, वो अकाउंट्स, बेसिक अकाउंट्स वाला नहीं है। यहां पे समझो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपका साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, खत्म कब होता है? 31 मार्च को। कोई डाउट है क्या? आपका साल शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को, खत्म कब होता है? 31 मार्च को। आपने क्या बोला कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपने क्या बोला कि आपको इंटरेस्ट पे करना है। आप साल में 2 बार पे करोगे। कब कब पे करोगे? एक बार पे करोगे सितंबर में, और एक बार पे कर, सॉरी, साल में 2 बार पे करोगे 6 मंथ्स में, और ये 6 मंथ्स को कैलकुलेट करोगे तुम कैलेंडर ईयर के हिसाब से। कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है? जनवरी से दिसंबर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आप 30 जून को 6 महीने का इंटरेस्ट दोगे और 31 दिसंबर को 6 महीने का इंटरेस्ट दोगे। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आई बात समझ में? चलो, तो अलग अलग केसेस लेते हैं। काम करता हूं, ऐसे बताता हूं। 1 अप्रैल 31 मार्च, बोलो हाँ या नहीं। पहले केस में आपने बोला है आप 6 मंथ्स में इंटरेस्ट पे करोगे, 6 मंथ्स में इंटरेस्ट पे करोगे एज पर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। यानी पहली बार इंटरेस्ट कब दोगे? 30 सितंबर को, और दूसरी कब दोगे? 31 मार्च को। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। दूसरा केस,
साल 1 अप्रैल से 31 मार्च जाता है, हाँ या ना बोलो। साल कब जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन इसमें आप क्या बोलते हो कि 6 मंथ्स में पे करोगे, लेकिन कैलेंडर ईयर के हिसाब से। कैलेंडर ईयर के हिसाब से कब कब पे करोगे? 30 जून, 31 दिसंबर। यहां तक समझ में आया? अब सेकंड वाला केस देखो, मुझे बताओ पहली बार इंटरेस्ट कब मिलेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में? जून में। कैलेंडर ये वाला केस 2 देख रहे हैं ना अपन, कब कब मिलेगा? जून में। अच्छा, जून में इंटरेस्ट मिलेगा तो कब से कब तक का मिलेगा? जनवरी से जून का, क्योंकि पहले कब मिला था? दिसंबर में। बोलो हाँ या नहीं? और अगली कब मिलेगा? दिसंबर में। कब से? जून से दिसंबर का। बात समझ में आ रही है? फिर अगला कब मिलेगा? अगले जून में। तो जब ये वाला साल खत्म होगा 31 मार्च, जब ये वाला साल खत्म होगा 31 मार्च, क्या उस दिन इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी है? क्या 31 मार्च साल खत्म हो रहा है, क्या इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी मेरे सर पे है कि नहीं है? नहीं है ना बेटा। मैंने लास्ट कब पे किया? 31 दिसंबर। अगला कब पे करना है? जून में। इस बीच में साल खत्म हो गया, तो क्या मेरे पे अभी 31 मार्च में कोई इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैंने कब पे किया है? दिसंबर में। अगला कब पे करूंगा? जून में। इस बीच में साल क्या हो रहा है? खत्म। नहीं आ रही? क्या आ रही बात समझ में? पक्का? मैंने पिछला कब पे किया था? अगला कब पे करूंगा? जून में। मैं बीच में साल खत्म हो रहा हूं, मैं अभी पे करने की कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन साल के अंत में सारे इनकम एक्सपेंसेस निकालने पड़ते हैं। तो क्या दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो गया है? यानी 3 महीने बीत तो गए, ब्याज बन तो गया है, लेकिन पे करने की लायबिलिटी नहीं आई है। ये क्या है? अक्रू बट नॉट ड्यू। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? कब हुआ था बताओ? दिसंबर के बाद अगला कब पे करना है? जून में। अरे दिसंबर के बाद अगला कब पे करना है? जून में। इस बीच में साल खत्म हो रहा है। इस बीच में क्या हो रहा है? साल खत्म। कौन सी तारीख को हो रहा है? 31 मार्च। आवाज नहीं आ रही मेरे को। कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च। अब 31 मार्च को जो साल खत्म हो रहा है, इसके पहले जो 3 महीने बीते उसका ब्याज बन तो गया है, उसका ब्याज, लेकिन क्या पे करने की लायबिलिटी आई है? नहीं। ये कौन सा हो जाएगा? अक्रूड बट नॉट ड्यू। क्या हो जाएगा? अक्रूड बट नॉट ड्यू। सामने वाले ने कमा लिया है, पर मेरी अभी पे करने की लायबिलिटी नहीं आई है। कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाओ। पक्का समझ में आ गया? आओ एक बार रीड करते हैं दोनों चीजों को बना। सपोज कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ऑन 5 लाख। द कंपनी विल पे 5 लाख का 14%। कितना आएगा मुझे फटाफट निकाल के बताओ? 5 लाख का 14%। 70,000। तो साल भर का हुआ, 2 बार पे करेगा बोला है। कब कब पे करेगा? 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो हर 6 महीने में कितना पे करेगा? 35,000। द कंपनी विल पे 35,000 in every 6 months. The debenture holders cannot demand interest before the specified due dates. Assuming that accounting periods end on 31 March and the interest from 1st October to 31 March remains unpaid. मतलब क्या हो गया? साल कब खत्म होता है? 31 मार्च। और पे भी कब करता है? 31 मार्च को ही। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहां पे क्या है? ड्यू भी उसी दिन हो रहा है और पे भी उसी दिन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अक्रू भी उसी दिन हो रहा है और ड्यू भी उसी दिन हो रहा है, क्योंकि 31 मार्च को साल खत्म होता है और 31 मार्च को मेरी क्या आती है? एक तो इंस्टॉलमेंट आती है। बात समझ में आ रही है? तो 31 मार्च को ही पे करना और 31 मार्च को इससे क्या हो रहा है? खत्म। तो 31 मार्च को मुझे क्या करना था? 35,000 पे करना था। कब से कब तक का? अक्टूबर से मार्च का। हाँ, क्योंकि अप्रैल से सितंबर तक का पे कर चुका है, अक्टूबर से मार्च का उसको पे करना था, पर उसने पे नहीं किया। तो ये तो एकदम साधारण बात हो गई। इंटरेस्ट ड्यू हुआ और आपने पे नहीं किया, आपके सर पे क्या आ गई? लायबिलिटी। एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये समझ में आई क्या? एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके लिए क्या है? खर्चा। आपके लिए क्या है? खर्चा। साथ में क्या हो रहा है? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि आपने पे नहीं किया है। ये आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। ये बहुत साधारण एंट्री थी, इसमें कुछ अलग नहीं था। हाँ या नहीं? मतलब जिस तारीख को पे करना चाहिए था आपने, जिस तारीख को पे करना चाहिए था आपने उस तारीख को पे नहीं किया, तो 31 मार्च को क्या हो गई? आपकी एंट्री ड्यू हो गई है। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ।
क्लियर? इसकी एंट्री बेसिक हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर है? ऑल क्लियर है? फटाफट बोलो। जब पे कर देंगे तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, जो लायबिलिटी थी उसको चुका दिया। दूसरा केस जो मैंने आपको समझाया जो मेन था, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, इंटरेस्ट अप टू क्लोजिंग डेट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट दो द सेम इज सिंपली अक्रूड बट नॉट पेबल। फॉर एग्जांपल, इफ द डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, कब कब पे होता है? यानी किसके हिसाब से? कैलेंडर ईयर के हिसाब से। कैलेंडर ईयर के हिसाब से 2-2 महीने, 30 जून और 31 दिसंबर। द कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च, जो मैंने आपको बताया। साल कब खत्म हुआ है? ये इंटरेस्ट कब पे किया? लास्ट 31 दिसंबर को, और फिर मार्च को साल क्या हो गया? खत्म। लेकिन पे कब कर रहा है? अगला 30 जून को। अभी अपन ने जो डिस्कस किया वही है। हाँ, फिर उन्होंने क्या बोला? आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर द नेक्स्ट पेमेंट विल बी मेड ऑन 30 जून इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। बट for proper accounting, interest from 1 January to 31 March must be accounted for. It is called interest accrued but not due, or simply accrued interest will be recorded as. कैसे रिकॉर्ड करना है वो बताऊंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? कोई एंट्री बता सकता है? 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे किया है, असल में 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे किया है, अगला कब पे करना है? जून को। अगला कब पे करना है? जून को। इस बीच में 31 मार्च को साल क्या हो गया? खत्म। तो पहले मुझे बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? पहले तो बस ये बताओ। वही 5 लाख का 14% ही था। 5 लाख का 14% कितना होगा? 35,000। 35,000 तो 6 महीने का होगा। जून से दिसंबर पे कर दिया है। अब 1 जनवरी से जून तक का कितना होगा? 35,000। और साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। तो कितने महीने का इंटरेस्ट होगा? 3 महीने का। कितने महीने का होगा? 3 महीने का। तो 35,000 का आधा कितना जाएगा? 17,500। क्या 17,500 समझ में आया? नहीं आया? 5 लाख का 14%, 5 लाख का 14%, 3 महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च। तो 5 लाख का 14% इंटू 3/12 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 17,500। एंट्री सोच के बता सकते हो क्या? क्या लायबिलिटी आई अभी तक? पहली बात तो मॉड्यूल कहां है तुम लोग की? कब सीखोगे सामने बुक खोल के बैठना? नालायक हो, 4थी क्लास में हो। अब रहने दो, 2 मिनट रुक जाओ, फिर बता दूंगा। फट से एंट्री देख के बता दोगे फिर क्या ही है? क्या एंट्री होगी बताओ? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। लेकिन अभी ड्यू तो हुआ नहीं है। लेकिन अभी ड्यू तो हुआ नहीं है, लायबिलिटी तो नहीं है। तो टू अक्रूड इंटरेस्ट इनकम लिखा है क्या इनने? अक्रूड इनकम नहीं, अक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे। हाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट टू अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए लायबिलिटी है। अक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए लायबिलिटी है क्योंकि आपको भी वो चुकानी है। पर उसको आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं दे रहे, उसको आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं दे रहे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? हमारी पे करने की लायबिलिटी आ चुकी है और हमने पे नहीं किया है, जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे बाय आउटस्टैंडिंग टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम क्या लिख रहे हैं? अक्रूड इंटरेस्ट। दोनों एंट्री सेम है, दोनों एंट्री सेम है। देखोगे तो डिबेंचर इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग, ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है। लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट क्या है? कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए क्या है कि उसको अभी आपकी लायबिलिटी आई नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं हुआ है। जब 3 महीने और जाएंगे तब एक साथ क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग, और फिर आप पे कर दोगे। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। 17,500। दिसंबर को होगा, फिर हाँ जनवरी से अप्रैल से जून का भी कितने महीने का डलेगा? 3 महीने का, यानी कि 17,500। 17,500 17,500 मिले कितना बन जाएगा? 35,000। फिर एक बार 35,000 की एंट्री हो जाएगी। हाँ चलो एक काम करें, एंट्री हम बता देंगे, वैसे है नहीं तुम्हारी बुक में क्वेश्चन ऐसा, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। आ जाओ, मुझे एंट्रीज और अमाउंट बताना, ठीक है क्या? अ कंपनी इशूड 10,000 या चलो 25,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है।
interest is paid semi-annually on 30th June and 31st March. Sorry, 30th June and 31st December. Company closes its books on 31st March every year. ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट. सोच पाओगे क्या? पहले तो इंटरेस्ट की मुझे फिगर बताओ, कितने 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 जाएंगे. 2 मिनट करो, मैं आया हूं, 1 सेकंड पानी की बोतल लेके. हाँ भाई, कितना कितना आएगा बताओ मुझे. देखो, एंट्री कैसे कैसे करेंगे बताते हैं. साल कब शुरू हुआ हमारा? 1 अप्रैल को. अपन मान के चलते 1 अप्रैल को इशू हुआ है. 1 अप्रैल को ही क्या हुआ है? इशू. पहली बार इंटरेस्ट कब देना है? 30 जून. फिर कब देना है? इस साल में मान के चलो 1 अप्रैल 20 है, 31 मार्च 21. कितनी बार इंटरेस्ट पे करेंगे? 2 बार. एक बार कब करेंगे? 30 जून. फिर कब करेंगे? 31 दिसंबर. मैं एक काम करता हूं, दूसरा साल भी लेता हूं. 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22. अब मैं यहां पे फिर से ले लेता हूं. अगली बार फिर कब पे होगा? 30 जून को नेक्स्ट ईयर. बात समझ में आ रही है? आया समझ में सबको? अच्छा, पहले 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा. 30 जून को कितना लगेगा मुझे बताओ बेटा? 25,000 का 100. 25,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 25 लाख का 8%. कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए. 30 जून को तो 3 ही महीने हुए. 1 अप्रैल को अगर इशू किया है तो कितने हो जाएंगे बताओ मुझे? 25 लाख का 8%, 3/12 कितना आ जाएगा? 50,000. एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट टू, अपन तो अभी ड्यू कर देना, तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर. और फिर एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक. ये अपन मान के चल रहे, अपन 30 जून को पे करते हुए चल रहे हैं. हाँ या ना? फटाफट बोलो, कितना पे करोगे? सीधे नहीं पे करते, पहले एक बार होल्डर को ड्यू करते, फिर होल्डर के अकाउंट में पेमेंट होती है. हमेशा तरीका यही है. सीधे पे कर दोगे, इतने सारे होल्डर हैं, किस किस का नाम लिखोगे? क्या बात समझ में आ रही है? एक बार में सबके अकाउंट में जाता भी नहीं है, कुछ सारे ट्रांजेक्शन होते हैं. तो पहले होल्डर के अकाउंट में, फिर होल्डर से बैंक के अकाउंट में. क्या बात समझ में आ रही है? कितना आएगा मुझे बताओ? 50,000. 50,000 ठीक है. अच्छा, अब 31 दिसंबर को क्या होगा ये बताओ? 31 दिसंबर को क्या होगा? 6 महीने का लग जाएगा. सेम एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर. फिर क्या हो जाएगी?
डिबेंचर होल्डर टू बैंक। यहां तो पूरे 6 महीने हो गए, जून से दिसंबर, जून से दिसंबर हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने हो जाएंगे? 6 महीने। तो कितना आ जाएगा? 1 लाख 1 लाख। कोई डाउट है? अब बताओ 31 मार्च को क्या एंट्री होगी? 3 महीने की एंट्री होगी, लेकिन यहां पे ड्यू हुआ है क्या? नहीं। अभी 31 मार्च को पे करना है क्या? नहीं। एंट्री क्या होगी बताओ? डिबेंचर इंटरेस्ट टू अक्रूड इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है? ये भी लाइबिलिटी है, लेकिन अभी ये ड्यू नहीं हुई है। क्लियर है क्या? कितने से होगी मुझे बताओ? फिर से 50,000 3 महीने का। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। ये इस साल का खर्चा, इस साल टोटल खर्चा कितना हो गया? भले हमने पे कितना किया है 1.5 लाख, लेकिन खर्चा कितना हो गया? पूरा 2 लाख। तो एंट्री क्या होगी? हर इंटरेस्ट को हमको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो एंट्री पास कर देंगे 31 मार्च को। क्या एंट्री पास करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना जाएगा? 2 लाख 2 लाख। कितनों को समझ आए? हाथ उठा फटाफट पूरा पूरा। कोई डाउट है? देखो सीधी सीधी सी बात है, पहली बार जून को 3 महीने का इंटरेस्ट लगा। अरे यार, जून को 3 महीने का इंटरेस्ट लगा, हमने पे किया। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। फिर 31 दिसंबर को 6 महीने का इंटरेस्ट लगा, हमने ड्यू किया और पे किया। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। फिर यहाँ पे साल खत्म हो गया, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगा, लेकिन हमने पे किया क्या? नहीं। हम पे कब करेंगे? जून में। तो यहाँ पे एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक नहीं होगी। क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट टू अक्रूड इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट टू अक्रूड इंटरेस्ट की हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन गई है कि हमको पे करनी है, पर हमने पे क्यों नहीं करी है? क्योंकि अभी ड्यू ही नहीं हुई है। नहीं आई कि आई बात से फटाफट बोलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही। पक्का आ गया? चलो अब मेरे को अगली एंट्री बताओ मजेदार। 30 अगले साल खत्म हो गया, ठीक है। अगले साल में 30 जून को क्या एंट्री होगी? हाँ, अब बताओ 30 जून को एंट्री क्या होगी? 30 जून 2021 था, क्या था? देखो पहले तो 3 महीने का ड्यू करो, पहले तो 3 महीने क्या करो? ड्यू करो। जनवरी से मार्च का क्या करो? डिबेंचर इंटरेस्ट। चलो वैसे ही कर लो जो पहले की थी, कुछ भी इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, पर मैं एक बता रहा हूं। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। हाँ, कितना आएगा? 50,000 50,000 3 महीने का। कब से? अप्रैल से जून हो। अच्छा, बाकी 3 महीने का कहां पड़ा हुआ है? अक्रूड इंटरेस्ट में। तो उसको निकाल के कहां डाल देंगे? डिबेंचर होल्डर में, क्योंकि अब ड्यू हो गया है। तो एंट्री क्या जाएगी? अक्रूड इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। 50,000 50,000 नहीं आया, और पूरा 1 लाख कहां चला गया है? डिबेंचर होल्डर में। तो अब डिबेंचर होल्डर को पे कर दोगे 1 लाख। एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। कितनी हो जाएगी? 1 लाख 1 लाख। कितनों को समझ आया क्या हुआ? आपने 31 मार्च को अक्रूड में डाल दिया था 50,000। 50,000 कहां डाल दिया था? अक्रूड में। डिबेंचर होल्डर में क्यों नहीं डाला था? क्योंकि वो ड्यू नहीं हुआ था। जैसे ही 30 जून आया, जैसे ही क्या आया? 30 जून, 3 महीने का सीधे ड्यू हुआ। 3 महीने का सीधे क्या हुआ? ड्यू हुआ। जैसे हो रहा था डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, कैसे हो रहा था? डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, हाँ या नहीं? बाकी 3 महीने का जो ऑलरेडी कहां पड़ा था, बाकी 3 महीने का जो ऑलरेडी कहां पड़ा था बेटा? अक्रूड में, उसको भी कहां पे ट्रांसफर कर दिया? डिबेंचर होल्डर में। क्योंकि अब वो क्या हो चुका है? ड्यू। क्योंकि अब वो क्या हो चुका है? ड्यू। तो डिबेंचर अक्रूड इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, और आखिरी में पे कर दिया पूरा 1 लाख डिबेंचर होल्डर टू बैंक। क्लियर है? ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। नहीं आया? ऑल क्लियर मतलब ऑल क्लियर, ठीक है क्या? तो आया समझ में? चलो नोट कर लो एक बार, अगर करना है तो वैसे करना ही चाहिए। ये सब तुम्हारे मॉड्यूल में है नहीं, मैंने एक्स्ट्रा ही करा दिया। नीचे मतलब ऊपर का दिखाना है। हाँ पाजी क्या बोल रहे हो? बड़े दिन बाद तुम आए हो सीधे हवाई जहाज। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बाकी क्लास में कुछ समझ आया कि उसमें भी हवाई जहाज गए हैं? फर्स्ट कौन सी थी? हाँ, अच्छा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था इसलिए जीवन में।
कौन सी? ये अभी नीचे आएगी ना बेटा, ये है ना। अच्छा, पूरा खेल तो डेट ही का है, 30 जून 21। कौन सी? देखो पहले एंट्री कब हुई है ये, देखो साल कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल 20, तो ये एंट्री कब की है, 30 जून 20 की, 30 जून 20। ये डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर भी क्या है, 30 जून। ये ये है 31 दिसंबर, ये 30 जून 30 जून की दो एंट्री, फिर 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 20, फिर ये 31 मार्च 21, और ये 31 मार्च 21। हाँ, हर खर्चे को पीएनएल में डेबिट करते हैं, पीएनएल का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, हर खर्चे को क्रेडिट करते हैं और आखिरी में पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं अपन। ये अपन ने बेसिक अकाउंट्स में होता है कि हर खर्चे को हमको क्या करना पड़ता है, पीएनएल साल के अंत में पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो जितनी बार भी डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट हुआ है उन सबको प्लस किया हमने, टोटल 2 लाख रुपए आया, ठीक है, 2 लाख रुपए का हमारा खर्चा, उसको हमको पीएनएल में ट्रांसफर करना है, तो एंट्री हुई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। अबे टाइम पास नहीं करो, क्वेश्चन करो जल्दी। एक तो क्या मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, वो मैं क्या है, ऊपर वाले का ऊपर वाले का वरदान लेके पैदा हुआ हूं मैं। हाँ भैया क्या हुआ, जल्दी करो भैया, इतनी देर थोड़ी लगती है। 30 जून 21 वाली तो खुली हुई है, वही तो खुली है। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर पहले 50 ड्यू किया, फिर अक्रूड इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर 50 ड्यू किया, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1 लाख किया। हाँ लेकिन फिर मैं वो डालना नहीं चाहता था। हाँ हाँ चल जाएगा।
आ रहा हूं। क्या? हाँ हाँ हाँ। थर्ड वाली मतलब? वो नहीं करेंगे, 31 मार्च की करेंगे, अगले साल की जून की नहीं करेंगे। वो मैंने हाँ पीनल तक करेंगे, वो मैंने अगला वाला सिखाने के लिए किया, तो अभी नोट जरूर कर लो लेकिन उसको। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, अगला कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, देखो ये हो गया, समझ में आ गया सबको? देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, तुमको मैं करा चुका हूं, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। ये देख रहे हो, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। ये हो चुका है पूरा, बोलो हाँ। इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। सबसे पहले हमने यही सारे केसेस तो किए थे, हाँ या ना फटाफट बोलो। सबकी एंट्रीज में आपको अच्छे से सिखा चुका हूं, सब कुछ सेम है, हाँ या ना फटाफट बोलो। सीधे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इलस्ट्रेशन 10, जो आपको होमवर्क है, ये आप करके आएंगे। दिख रहा है क्या आपको ये क्वेश्चन? एक चीज चाहता हूं मैं, ये नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 रीड करो और मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है। मैं समझा चुका हूं, देखता हूं आप खुद से इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि नहीं। हो गया ये? समझ में आ गया? अरे हाँ ना बोलो बे। अब इसके बाद क्या है तुम्हारा, ये पॉइंट समझ में आया जो बोला था? क्या समझ में आया बताओ? लॉस ऑन इशू को, और जो मैंने बताया था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और सिक्योरिटी प्रीमियम को मर्ज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, याद है क्लास में बताया था। और लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू को मर्ज कर सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है? एक्सपेंस। बीच में क्लास तुमने एक दिन गोल मारी थी, याद आया? उसी दिन की बात हो रही है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, the premium payable on redemption is debited to loss on issue or debenture account. It may be noted that when debentures are issued at discount and are redeemable at premium, the amount of discount on issue is also debited loss on issue of debentures. It may be noted that when debentures are issued at discount and are redeemable at par, the amount debited to discount on issue or debenture account as usual. कुल मिला के क्या है, डिस्काउंट को मर्ज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बताओ? Premium on redemption is a liability for the company payable in future. It is a provision and is shown under the head non-current liabilities under the subhead long-term borrowings until the debentures are redeemed. मतलब 8 डिबेंचर मैंने इशू किया, 5 साल बाद रिडीम करने हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो आज एंट्री कर दी, एक लाइबिलिटी आज खड़ी कर दी 5 साल बाद की। 5 साल बाद की मतलब क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी, और लंबा समय यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बात समझ में आ रही है? तो कहा आएगी नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर हेड आएगी, जब तक आखिरी साल में नहीं पहुंच जाते। हाँ या ना फटाफट बोलो, आया समझ? चलो ये होमवर्क है, करके आओगे? इलस्ट्रेशन 10 होमवर्क है, जोर से बोलो, अरे बोलो। जीवन में सब ठीक हो जाएगा भाई, तू टेंशन नहीं ले रहा। पाजी को बोल रहा हूँ, और किसको बोलूंगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब तक जब तक चलो ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स।
क्या हो रहा है ये? मैं डर गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, तुम लोगों ने डीआरआर पढ़ा हुआ है क्या? डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, क्या पढ़ा है डीआरआर बताओ? जैसे अपन प्रेफरेंस रिडम्पशन पढ़ा था अपन ने, उसमें हम क्या बना रहे थे? सीआरआर। जब याद है आउट ऑफ प्रॉफिट्स था या वो था, तो पहले हम क्या पढ़ा रहे थे? बना रहे थे सीआरआर, और अब हम क्या बनाएंगे? डीआरआर। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते बनाते थे सीआरआर, और यहां बनाते थे डीआरआर। एक बार अपन इसको रीड करते हैं। अब मैं अभी ये जो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और इशू है ना, इसको मैं छुड़वा रहा हूं। चैप्टर खत्म करने से पहले मुझे याद दिलाना, ये मैं कराऊंगा। इसको स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है? कि ये होगा आगे चल के। पेज नंबर 210 पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिस्काउंट ऑन इशू। अब हमारे नए कॉन्सेप्ट में जो तुमने नहीं पढ़ा 12वीं कक्षा में, एकदम फ्रेश टॉपिक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मुझे बताओ रिडम्पशन, मुंडी नियर को स्ट्रेट बैठो, आ जाओ मैदान पे, चलो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या है? डिबेंचर्स क्या करना है? रिडीम करना है, चुकाना है। आज चुकाना होगा कि जब आज इशू किया 5 साल बाद के लिए, तो आज चुकाएंगे कि 5 साल बाद? लाइबिलिटी आज खड़ी कर देते हैं, चुकाते हैं 5 साल बाद। कोई डाउट है क्या? नहीं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिफर्स टू एक्सटिंग्विश और डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू। इन अदर वर्ड्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मींस रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स बाय द कंपनी। यानी हम क्या कर रहे हैं? रीपेमेंट कर रहे हैं, जो हमने डिबेंचर लोन लिया था उसको चुका रहे हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये पूरा 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 तुमने पूरा सेम पढ़ा हुआ है कि कुछ अलग पढ़ा हुआ है? एक बार नजर मारो कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ की किताब है तुम्हारे पास? कंपनी लॉ की किताब नहीं है तो जो, अरे नोट्स मिले हैं मतलब, लाए नहीं हो ये बोल रहे हो? मतलब घर पे तो है ना? ओके। ये तुमने पूरा कुछ वैसे तुमको याद भी नहीं आएगा अब तो ना। ओके ओके। चलो तो मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा देता हूँ, फिर मैं होमवर्क दे देता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आ रहा हूँ। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, क्या बेटा? मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आपको डिबेंचर्स को चुकाना है, आपको डिबेंचर्स क्या करना है? चुकाना है। चुकाने की तरीका, पहले तो तरीका क्या है? लमसम में पूरा चुका दो। दूसरा क्या है? पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। हर थोड़े थोड़े हर साल में 5 लाख का लोन लिया है, हर साल 1-1 लाख रुपए चुकाएंगे। क्या बात समझ में आ रही? तीसरा क्या है? परचेज इन ओपन मार्केट, ये बताऊंगा क्या होता है, इसको अलग से अपन पूरे क्लास में डिस्कस करेंगे। और चौथा क्या है? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। क्या बात समझ में आ रही है? आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। ये जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा वाला? डीआरआर वाला पोर्शन है, सुन रहे हो? मैं एक बार पिंकी मैम से भी डिस्कस करूंगा क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, वैसे वो पढ़ा ही होगा, तुमको पूरा कवर्ड होगा। ये एक बार पूरा तुम आज कंपनी लॉ की बुक से पहले देखोगे, और फिर क्या करोगे? ये वाली बुक से रेफर करोगे, सारे पॉइंट्स मैच होंगे, रीड करके आओगे। मैं कल पूछूंगा, उसके बाद ही मैं आपको रिडम्पशन करा सकता हूं, उसके पहले मैं आपको रिडम्पशन नहीं करा सकता। क्या मेरी बात समझ में आई? चल जाएगा क्या? तो आज अपन इतना ही कर रहे हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेलो बोलो बेटा, हेलो नहीं सॉरी, आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की